की सारी नेशनल इनकम हम पढ़ेंगे, कैसे नेशनल इनकम को निकाला जाता है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। टाइप ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ेंगे, कैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, कैसे कम होता है, उसके बारे में बात करेंगे। सुनने में छोटा लगता है कि अरे बस महंगाई पढ़ना है, इन्फ्लेशन पढ़ना है, नहीं, पर जब आप इसको डिटेल में पढ़ोगे ना, एक एक चीज जब आपको समझ में आएगी तब लगेगा कि हाँ यार, इकोनॉमिक्स भी एक सब्जेक्ट है, इसको डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें पूरा जो कॉन्सेप्ट चलेगा आपका डिमांड का और सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट चलेगा इन्फ्लेशन के अंदर। उसके बाद बैंकिंग इन इंडिया, भारत के अंदर जो बैंकिंग है, जैसे कि हमारा आरबीआई क्या करता है, आरबीआई की स्थापना कब हुई है, तो स्टैटिकल क्वेश्चन है। सीडीएस ये नहीं पूछेगा कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, आरबीआई जो है वो बना कब था, ये एसएससी पूछता है। सीडीएस पूछेगा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, रेपो रेट क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट कम होगा तो मार्केट पे क्या, इकोनॉमी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उस लेवल तक हमको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? याद रखिएगा, बैंकिंग इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगातार प्रश्न से पूछते हैं, तो ये अपने को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद टैक्सेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, व्हाट इज द टैक्सेशन, कितने टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। जो डिफरेंट कमिटीज आई थी टैक्सेशन के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। टैक्सेशन के प्रभाव क्या है, टैक्स कितने टाइप के होते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, ये क्या होते हैं टैक्स के प्रकार, सब अपन को पढ़ना है। आगे अपन बात करें मनी एंड इट्स कैरेक्टर्स। मनी पढ़ना बहुत जरूरी है, ये भी अगेन डिमांड एंड सप्लाई वाली है। व्हाट इज हार्ड करेंसी, सॉफ्ट करेंसी, है ना, ये सारी चीजें से कैरेक्टर्स क्या होते हैं। M1 मनी, M2 मनी, सुना है किसी ने M1 M2 के बारे में? M1 M2 M3 M4 ये टाइप ऑफ मनीज है, ये प्रश्न पूछा गया, सीडीएस के पेपर्स लगाए होंगे इकोनॉमिक्स के, तो ये पता होगा M1 M2 M3 M4 के बारे में, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट प्लानिंग इन इंडिया, काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। प्लानिंग इन इंडिया वही अपनी पुरानी पंचवर्षीय योजना। अच्छा, 5 ईयर प्लानिंग का कांसेप्ट कहां से लिया, जल्दी बता दो तो। अच्छा, पढ़ा है आपने? अच्छा, पढ़ा है, प्रथम सिंह ने पढ़ा है, प्रियंका सुना हुआ है ना, ये पढ़ना है आपने। देखो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बेसिक से बहुत आसान है। बच्चा क्या डरता है, देखो इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना, उसको अकेले पढ़ने बैठोगे तो नींद आएगी। सच बोल रहा हूं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। तुम किताब लेकर आ जाओ इकोनॉमिक्स की, मार्केट में जो यूपीएससी की मिलती है, आधी किताबें तो मार्केट में ऐसी है, मतलब मैं किसी किताब की बुराई नहीं कर रहा हूं, बट आधी किताबें ऐसी है कि जिसको समझने के लिए पहले इकोनॉमिक्स का बेसिक जानना जरूरी, तब जाकर उसके टर्म समझ में आते हैं कि वो बोल क्या रहा है। हाँ, बिलीव मी, आप मार्केट से कोई किताब लेकर आ जाओ, तो दिक्कत एक तो ये कि इकोनॉमिक्स की किताबों के अंदर जो लैंग्वेज है वो बहुत डिफिकल्ट है, ऐसी समझ में नहीं आती। और दूसरी चीज क्या है, मार्केट में इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी किताब है ही नहीं, मैं आपको डायरेक्टली बता दूं। इसीलिए नोट्स से ही पढ़ाई करना, कोई दूसरी किताब रेफर मत करना, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। यूएसएसआर, रशिया से अपन ने कॉन्सेप्ट लिया था। आज का जो रशिया है, पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट अपन ने यहां से लिया है। अब तो चलती नहीं पंचवर्षीय योजना, अब तो क्या आ गया, नीति आयोग आ गया है ना। पहले थे 5 ईयर प्लान, अब नीति आयोग आ गया, अब तो वो चलती नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एमएसएमई और एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उनके बारे में अपन बात करेंगे। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में अपन बात, एफडीआई के बारे में जब हम बात करेंगे, एफडीआई के अंदर आपका बेसिकली भारत का जो एक्सटर्नल सेक्टर है, बैलेंस ऑफ पेमेंट आ जाता है, इसके अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी चीजें आ जाएगी। और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट है दैट इज इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम, भारत सरकार की जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। बट एक पॉइंट याद रखिएगा, जितने भी इकोनॉमिक्स के लेक्चर आप देखते हैं, शायद आपकी इस बैचेस के अंदर 15-20 लेक्चर है, 20-22 लेक्चर्स हैं इकोनॉमिक्स के, उसमें इकोनॉमिक्स आपका कवर हो जाता है। एक बात याद रखिएगा, जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ना, नंबर 1 रूल, नोट्स बनाना है। कई बार क्या होगा इकोनॉमिक्स के अंदर, मैं पॉलिटी की भी बात करूंगा, इकोनॉमिक्स की भी बात करूंगा, कई बार कुछ ऐसी चीजें होती है बेटा जो मैं क्लास में बोल देता हूं, मैं लिखवाता नहीं हूं, बट मैं क्लास में बोल देता हूं और एक्जैक्टली वो क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाती है। ये कई बार हुआ है मेरे साथ, इसलिए मैं पहली बार बोल देता हूं। अगर मैं कोई चीज बोल रहा हूं क्लास के अंदर विच इज रियली इंपॉर्टेंट, उसको नोट डाउन जरूर कर लेना। दूसरी चीज, इकोनॉमिक्स को पढ़ने का तरीका डायग्राम्स के द्वारा ज्यादा बेटर होता है, तो जितना हो सके उतना डायग्राम्स बनाना। क्लियर है? समझ में आ गया बेटा? बजट जो है ना, नैतिक कुमार, बजट से क्वेश्चन नहीं आते इकोनॉमिक्स में। वो गया जमाना जब बजट के बारे में पूछते थे कि बजट में क्या आ गया, ये आ गया, ये इतना नहीं पूछता आजकल बजट, क्योंकि यूपीएससी को पता है कि बजट बच्चा सब पढ़ के आता है, तो बजट अपने को इतना डिटेल में नहीं जाना। बजट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे बजट के वो हम पढ़ेंगे। हाँ, पॉलिटी के अंदर बजट इंपॉर्टेंट है कि बजट कैसे पास होता है, वो पॉलिटी के अंदर आता है, उसको पढ़ना है अपने को। इकोनॉमिक्स में बजट को क्या रटना पड़ेगा तुमको, किसमें इस स्कीम के अंदर ये हुआ, नहीं इतना इंपॉर्टेंट, मत इतना मत सोचो उसके बारे में। क्लियर है? ओके बेटा, साक्षी बोल रही कि आपने महाराष्ट्र पीसी का एग्जाम दिया था, पॉलिटी के क्वेश्चंस कॉपी आ गए थे उसमें। बेटा साक्षी, ये होता है, देखो मैंने बोला ना, आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, अपन जो कर रहे हैं ना वो आपके पीसीएस के लिए और आपके स्टेट एग्जाम्स का, कोई भी एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है, तो ध्यान से पढ़िए। ओके, आगे बढ़े, बिल्कुल हो जाएगा अक्षर। आपने इकोनॉमिक्स आज तक पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, तो प्लीज मैं निवेदन करता हूँ भैया, मुझे कोई जल्दी जल्दी पढ़ाने का मत बोलना, मैं आराम से पढ़ाने वाला हूँ। क्लियर है? चलिए, हाँ लेक्चर से हो जाएगा, मत किताब मत लो बेटा, टेंस नहीं है ना। मैं फिर बता रहा हूँ, देखो कोई अच्छी किताब होती तो मैं बोल देता। मैंने घटना चक्र का बता दिया ना आपको कि बेटा घटना चक्र बहुत अच्छी पॉलिटी एमसीक्यूज के लिए। बट क्या है, अभी जो मार्केट में इकोनॉमिक्स की किताब है ना, जो बच्चे कर रहे होंगे पीसीएससी की तैयारी, यूपीएससी की या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है कोई बच्चा, उसके पास मार्केट में 2 किताबें हैं इकोनॉमिक्स की, खाली 2 किताबें, बिलीव मी। वो किताबें बहुत आउटडेटेड हो गई हैं, उसमें अपडेशन हो ही नहीं रहा है, बहुत पुरानी किताब है, उसमें अपडेशन नहीं हो रहा है। पढ़ना है तो 11-12 का इकोनॉमिक्स पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं, आज से नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक्स की। सबसे पहला सवाल आप लोगों से मेरा है ना, ये जो भाई साहब है, इन भाई साहब को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। अब क्या है, इनको क्यों बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं, इसके बारे में अपन बात करेंगे, बट इनका नाम याद रख लेना। इनका नाम है एडम स्मिथ। क्या नाम है इनका? एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ को फादर या फाउंडर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। इनकी बहुत फेमस बुक है द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये ऐसे क्वेश्चंस एसएससी पूछता है, वेल्थ ऑफ नेशंस बुक किसकी है? तो ये जो किताब है, ये इनकी एडम स्मिथ की किताब है, जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस। सबसे पहले इकोनॉमिक्स के पहले लेक्चर में मैंने भाई साहब का फोटो इसलिए लगाया है बिकॉज जितने भी कॉन्सेप्ट अपन पढ़ने वाले, जैसे डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मनी का कॉन्सेप्ट अपन लोग पढ़ने वाले, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट इन भाई साहब ने दिए हैं, जिनका नाम है एडम स्मिथ। आपने सुना होगा जीडीपी का कॉन्सेप्ट होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का कॉन्सेप्ट सुना होगा, नेशनल इनकम के अंदर अपन पढ़ेंगे। जीडीपी का कॉन्सेप्ट भी इन भाई साहब ने ही यहां पर दिया है।
तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि जब भी अपन मॉडर्न इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, इकोनॉमिक्स के अंदर आगे जाके जब हम मॉडर्न इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो मेजर कॉन्सेप्ट है, जितने कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं, वो कॉन्सेप्ट का जो एक बोलते हैं ना अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट है कि किसने वो सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया, वो इन भाई साहब ने दिया था। इनका नाम है एडम स्मिथ और इनकी जो एक बहुत फेमस बुक है दैट इज द वेल्थ ऑफ नेशंस। बट अगेन मैं बता रहा हूं, ऐसा कोई प्रश्न सीडीएस नहीं पूछेगा, वो एसएससी पूछता है कि ऐसी वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखी है या ये किताब के कौन राइटर है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब सवाल ये आता है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। कौन बताएगा मुझे इकोनॉमिक्स क्या होता है? क्या होता है इकोनॉमिक्स? कोई बताएगा मुझे? जैसे यहाँ पर लिखा है इकोनॉमिक्स के बारे में, ये एक छोटा सा डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स के बारे में, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो नॉर्मल डेफिनेशन यहाँ पर ये कहता है कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता है इट्स अ सोशल साइंस कंसर्न चीफली विद द डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक जनरल डेफिनेशन इकोनॉमिक्स का माना जाता है। हिंदी में इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। अर्थ मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब होता है वस्तु, धन, इसे अर्थ कहा जाता है। धन, वस्तु, लिक्विडिटी, तरल, इसका शास्त्र, इसे अर्थशास्त्र कहा जाता है। बट नॉर्मल शब्दों के अंदर व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द इकोनॉमिक्स? क्या होता है इकोनॉमिक्स? क्या समझते हैं? स्टडी ऑफ मनी, साइंस ऑफ मनी। ओके, और कोई? बिल्कुल प्रथम कौटिल्य का अर्थशास्त्र। क्या होता है इकोनॉमिक्स? ग्रेट। एक्सचेंज ऑफ मनी इन कमोडिटीज, ठीक है, और कोई? लेन देन, कौशिक बोल रहे साहब लेन देन है। अमित कह रहे सोशल सर्विस होती है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, ओके, स्टडी ऑफ जीडीपी, मनी फ्लो के बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए, इकोनॉमिक्स को अपन ये डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे कि भाई ये सोशल साइंस है। कई लोग पढ़ाते हैं कि इकोनॉमिक्स जैसे अदर साइंस होते हैं ना, वैसे ये भी एक सोशल साइंस है। जैसे हिस्ट्री होती है, पॉलिटी होती है और जियोग्राफी जैसे सब्जेक्ट है, ये भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट है। सोशल, समाज से जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं। हालांकि समाज में इनका योगदान बहुत ज्यादा है। हिस्ट्री की अपन बात करते हैं वो समाज के बारे में बात करता है, जियोग्राफी के बारे में बात करते हैं तो वो जमीन के बारे में बात करता है, पॉलिटी के बारे में बात करते हैं वो सोसाइटी के सिस्टम की बात करता है। वैसे इकोनॉमिक्स भी एक सोशल साइंस है। इकोनॉमिक्स के बिना दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये कहा जाता है। और हम इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, हमारे जीवन में दिन की जो पहले पल की शुरुआत है, उस पहले दिन के पहली पल की शुरुआत से इकोनॉमिक्स हमारे साथ साथ शुरू होने लगता है। इकोनॉमिक्स में हमारा योगदान या इकोनॉमिक्स हमारे जीवन में आने ही लगता है। अब ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, उसको समझने के लिए आप जानिए कि बेसिकली इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स के अंदर मेजरली तीन चीजें होती है, या मैं ये सीधी सीधी बात करूं कि आपका जो इकोनॉमिक्स है वो मेजरली तीन चीजों से मिलकर बना है। सबसे पहली चीज इकोनॉमिक्स के अंदर आती है प्रोडक्शन। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरी चीज जो इकोनॉमिक्स का तीसरा पिलर है दैट इज द कंजम्पशन। इन तीनों को अगर मैं मिला दूं तो आपका ये जो सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है या जो अर्थशास्त्र है वो इन्हीं तीन चीजों के इर्द गिर्द घूमता है। तो आपको लग रहा होगा कि सर ये कैसे आप बात कर रहे हैं, क्या होता है प्रोडक्शन, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन और लास्ट में क्या होता है कंजम्पशन, आप कैसी बात कर रहे हैं, और ये इकोनॉमिक्स बेसिकली है क्या। अब देखिए, जो भी आपके दिमाग में थॉट्स है ना इकोनॉमिक्स को लेकर कि मनी का फ्लो हो रहा है, इनकम और एक्सपेंसेस की इकोनॉमिक्स के अंदर बात करते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर अपन किसी चीज के लेन देन की बात करते हैं, जैसे कई बच्चों ने बोला, ये सारी बातों का एसेंस आपको इन तीन शब्द के अंदर मिल जाएगा। नंबर 1 इज प्रोडक्शन, नंबर 2 इज डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 3 इज कंजम्पशन। इसको अपन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। दुनिया के अंदर आज हम जितनी भी चीजें यूज कर रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं, मैं यूज कर रहा हूं, आपका फोन, आपका जो टीवी है, आपका लैपटॉप है, आपने पीडब्ल्यू का कोर्स परचेस किया है, आपके घर के ऊपर जो पंखा चल रहा है, आपके घर पे जो लाइट चल रही है, लाइट का जो बिल आ रहा है, आपके अगर एसी है तो एसी आप चला रहे हैं, आपके पास जो बाइक है, कार है, स्कूल की फीस आप भर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें क्या हुई है, ये सारी की सारी चीजों को कहीं ना कहीं से क्या किया गया है, प्रोड्यूस किया गया। सो द नंबर 1 स्टेप ऑफ दिस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज प्रोडक्शन। जितनी भी चीजों का हम उपभोग कर रहे हैं, जितनी भी चीजों को हम कंज्यूम कर रहे हैं, जितनी भी चीजों को हम यूज कर रहे हैं, सबसे पहले उनको क्या किया गया, सबसे पहले प्रोड्यूस किया गया है। नंबर 1 प्रोडक्शन के बाद जो दूसरा स्टेप होता है दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने एक फोन आपको खरीदना है, उस फोन का प्रोडक्शन सबसे पहले कहां पर होता है, उस फोन का प्रोडक्शन किया जाता है फैक्ट्री के अंदर। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि आप डायरेक्टली फैक्ट्री से जाकर उस फोन को परचेस कर लेते हो। आईफोन की बात करें, आईफोन शुरुआती तौर पर कैलिफोर्निया के अंदर बनते थे, यूएसए के अंदर। अब ऐसा तो था नहीं कि मुझे आईफोन चाहिए तो मैं कैलिफोर्निया के अंदर जाकर आईफोन लेकर आ जाऊंगा। नंबर 2 जो स्टेप होता है इकोनॉमिक्स का, होता है डिस्ट्रीब्यूशन की। जो भी चीज प्रोड्यूस की गई है उसे दुनिया के अंदर अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे कि रिटेल शॉप्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आज कोई चीज अगर आपको परचेस करनी है तो आप कहां पर, रिटेल शॉप्स के अंदर जाते हैं, रिटेल शॉप्स के अंदर वहां पर वो चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और रिटेल शॉप से आप उसको परचेस करते हैं। तो दूसरा जो मेजर पिलर है इकोनॉमिक्स का दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन। जितनी भी चीजें प्रोड्यूस की जाती है सबसे पहले उसका क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तीसरा आपका जो स्टेप होता है दैट इज द कंजम्पशन व्हिच इज द फाइनल स्टेप, कि जो चीज प्रोड्यूस हुई है उसे कंज्यूम कर लिया गया और उसे कंजम्पशन कौन करता है, कस्टमर करता है। एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं, फोन बना फैक्ट्री में, उस फोन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया कहां पर, किसी एप्पल आईफोन या रिटेल शॉप के अंदर, और वहां से उस फोन को आपने परचेस कर लिया, दैट मींस आपने उस फोन को कंज्यूम कर लिया। अब आपके आसपास आप जितनी भी चीजें देखते हो, गुड्स की बात करूंगा सबसे पहले मैं, आप जितनी भी चीजें देखते हो आप देखिए इन सारी चीजों को कंज्यूम करने से पहले वो सारी चीजें 2 स्टेप से ऑलरेडी गुजर चुकी है। देखिए, चाहे मैं इस फोन की बात, चाहे पंखे की बात करूं, चाहे मैं इस माइक की बात करूं, चाहे मैं इस टेबल की बात करूं, चाहे मैं इस कैमरे की बात करूं जिसके थ्रू मैं आपसे बात कर रहा हूं, चाहे मैं इस कंप्यूटर की बात करूं, ये तीनों के तीनों चीजें, जितनी भी चीजें हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमिकल साइकिल के अंदर जो प्रोसेस बना के रखा है वो उसी तरीके का होता है। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो फ्लो किया जाता है वो फ्लो किसका होता है, वो फ्लो होता है मनी का।
पैसे का, कोई चीज प्रोड्यूस करी उसमें भी पैसा लगा, कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करी उसमें भी पैसा लगा, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस लगे, और जब कंज्यूमर ने इसको परचेस करा उसमें भी कंज्यूमर का पैसा लगा। दैट मींस जो फ्लो हो रहा है इस पूरी प्रोसेस के अंदर वो किसका हो रहा है? अल्टीमेटली वो प्रोसेस का जिसका फ्लो हो रहा है वो चीज है आपकी मनी, रोकड़ा, पैसा। और इस सब को मिला के ये कह दिया गया कि भैया जैसे कि दूसरे सब्जेक्ट होता है ना हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वैसे ये भी अपना एक सोशल साइंस है। क्लियर है? समझ में आया? नहीं, पहला स्टेप डिमांड नहीं होगा बेटा, वो मनी के अंदर आएगा डिमांड। आप जब डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हो तो वो इकोनॉमिक्स के कुछ स्टेप्स होते हैं, वो प्राइमरी स्टेप नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, प्राइमरी स्टेप नहीं है, प्रोडक्शन पहला है, प्रोडक्शन के बाद चीजों की डिमांड और सप्लाई होती है, पहली स्टेप प्रोडक्शन होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो आपका जो इकोनॉमिक्स है ना वो इन तीनों के बीच में घूमता रहेगा पूरे टाइम पर, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, जितनी भी चीजें। कई बार ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन वाला पॉइंट हट जाता है, डायरेक्टली आप कंज्यूम कर लेते हैं चीजों को, बट इन पूरी प्रोसेस के अंदर जो चीज फ्लो होती है दैट इज योर मनी, और इसी के बारे में हम बात करेंगे। अब एक बात याद रखिएगा कि मैंने जो शुरुआत में शब्द बोला था ना कि जो इकोनॉमिक्स है या जो इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं, इकोनॉमी की हम बात करते हैं, ये दिन के शुरू होते ही आपके जीवन में चालू हो जाती है। कैसे? सुबह सुबह आप उठते हैं, सुबह उठ के आप क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। तो ब्रश भी आपने क्या किया था? परचेस किया था कहीं ना कहीं से, है कि नहीं? सुबह उठते ही आप जब अपने वॉशरूम की लाइट ऑन करते हैं, लाइट ऑन करें तो आप क्या कर रहे हैं? बिजली को क्या कर रहे हैं? आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो बिजली प्रोड्यूस कहाँ हुई है? बिजली विभाग के अंदर प्रोड्यूस हुई होगी, इकोनॉमिक्स अगेन। उसके बाद आप अपने मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं, चार्ज करने के लिए भी बिजली का यूज कर रहे हैं। जिस फोन को यूज कर रहे हैं, जिस फोन के अंदर चार्जर लगाया है, वो फोन भी आपने क्या किया था? परचेस किया था। तो आप इकोनॉमिक्स से कितना भी भागना चाहें, इकोनॉमिक्स कभी दूर नहीं जाएगा, वो हमेशा आपके आसपास ही घूमेगा। दैट्स व्हाई सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये याद रखना, और बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है। डिमांड सप्लाई अपन पढ़ेंगे आगे जाके, बट बहुत कोई ऐसी डेफिनेशन में चले जाना जिसको सुनने के बाद 4 बार पढ़ना पड़ेगा, अरे इसका मतलब क्या है। बेसिक से पढ़ो, सिंपल पढ़ो, नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर पढ़ो, बट ऐसा पढ़ो कि क्वेश्चन कैसा भी घुमा के पूछ ले, वो बेसिक इतना तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए कि तुम उसका आंसर आराम से दे दो। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? ओके, इकोनॉमिक्स इज लाइक अ सोल। इतना क्लियर हो गया? 3 पिलर समझ में आ गए इकोनॉमिक्स के। इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक चीज फ्लो हो रही है, दैट इज द मनी। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े? क्लियर है? चलिए ठीक है। दुनिया में जितने भी ये जो वॉर चल रहे हैं, जो पावर का खेल, वो पता है वो भी इसी के कारण हो रहा है, पैसे के कारण। आप सब जानते हो ना। चलो इसके बारे में अपन और पढ़ते हैं। अब मेरा एक आपसे एक सवाल है, ये जो इकोनॉमिक्स के अंदर चीजें हो रही हैं, चीजों का प्रोडक्शन किया जा रहा है, प्रोडक्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है और मनी का फ्लो हो रहा है, इसकी शुरुआत कब से हुई है? इसकी शुरुआत कब से हुई? 100 साल पहले इसकी शुरुआत हुई, या 500 साल पहले इसकी शुरुआत हुई, 1000 साल पहले इसकी शुरुआत हुई, या सर जब से मानव जीवन आया है तब से इकोनॉमिक्स जैसी चीज शुरू हो गई है? नहीं देखना, ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मनी एंड फाइनेंस, नहीं है। तुम्हारी सोच से भी आगे इकोनॉमिक्स, मैं तुमको बताऊंगा अभी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। मैं अगर तुमको ये कहूं, या जो रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है ना, उसमें भी इकोनॉमिक्स ही। आज जो इजराइल हमास वॉर हो रहा है उसके पीछे भी इकोनॉमिक्स ही। यस, आज अगर किसी भी गवर्नमेंट में करप्शन होता है उसके पीछे भी इकोनॉमिक्स है। और आज अगर कनाडा के अंदर वहां के प्रेसिडेंट जस्टिन ट्रूडो ये कहते हैं कि भैया भारत से हमारे रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, उसके पीछे भी इकोनॉमिक्स आएगा धीरे धीरे समझ में, डोंट वरी। ह्यूमन एक्सिस्टेंस से चल रहा है। कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर जब से सिविलाइजेशन हुआ है, जब से एवोल्यूशन हुआ है, इसके पहले से इकोनॉमिक्स चल रहा है। ओके चलिए ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। ये इस तरह के पिक्चर्स आपने देखे होंगे ना, हालांकि आपने चीज देखी होगी। शुरुआती तौर पर ये सबको पता है कि इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन को कंज्यूम किया जाता है। आजकल तो क्या है, ये जो प्रोडक्शन किया जाता है, उसका जो कंजम्पशन किया जाता है, इन सारी चीजों के अंदर जो चीज निकल के आती है, जो मेन एलिमेंट है, वो क्या है? मनी। बट पहले मनी नहीं था। आप सबने बार्टर सिस्टम के बारे में सुना होगा कि साहब मछली दे दो और मछली के बदले तुम हमको अनाज दे दो। ये जो लेन देन वाला सिस्टम है, जो इकोनॉमिक की नींव, इकोनॉमिक्स में क्या किया जाता है? 3 पिलर्स के अंदर क्या किया जा रहा है? कोई चीज आपने प्रोड्यूस करी, प्रोड्यूस के बाद इसको क्या किया जा रहा है? कंज्यूम किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अब इन डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में आज के टाइम पर तो क्या आ गया है? आपकी मनी आ गई, रोकड़ा आ गया। बट पहले की अगर मैं बात करूं तो पहले जब मनी नहीं थी, तो जो सिस्टम चलता था, दैट सिस्टम वाज द बार्टर सिस्टम। सुना होगा आप लोगों ने। अच्छा, आपको पता है गांव के अंदर आज भी बार्टर सिस्टम चलता है? गांव के अंदर आज भी बार्टर सिस्टम चलता है। मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं, हमारे गांव में नॉर्मली क्या होता है कि दिवाली के टाइम पर जो बुनकर होते हैं, बुनकर मतलब कई बुनकर ऐसे होते हैं जो कुछ बुनकर कपड़े बनाते हैं, कुछ आदिवासी वहां पर ज्यादा है हमारे गांव में, तो वो आदिवासी दिए बनाने का काम करते हैं। कुछ आदिवासी ऐसे जो कपास, रुई का काम करते हैं। आपको शायद जान के हैरानी होगी कि एमपी के अंदर आज भी, जहां जिस विलेज से मैं बिलोंग करता हूं, वहां पर आज भी, ध्यान से सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आज भी अगर हमको दिए परचेस करने हैं तो दिए के बदले में वो पैसा नहीं लेते हमसे, वो दिए के बदले में हमसे गेहूं मांगते हैं कि आप दिए ले जाओ जितने आपको चाहिए और आप उसके बदले गेहूं दे दो। आज अगर वहां से हम कोई कपड़ा खरीदते हैं तो कपड़े के बदले वो पैसे नहीं मांगते, वो कपड़े के बदले क्या मांगते हैं? आज भी हमसे अनाज मांगते कि नहीं आप अनाज दे दो। आज भी जब हम रुई लेने जाते, कॉटन लेने जाते दिवाली के टाइम पर, तो ये नहीं बोलते कि इसके इतने रुपए हुए, वो क्या बोलते पता है? कि आप इतना अनाज है, इतना गेहूं दे दो। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो सिस्टम, जो मनी का फ्लो है, या जो आप हम बात करते हैं कि नहीं आजकल बार्टर सिस्टम नहीं है, ये पहले था, अब इसकी जगह मनी ने ले ली है, ऐसा नहीं है। दुनिया के अंदर आज भी कई जगह पर, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, आज भी कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर यही बार्टर सिस्टम चलता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? मैं अगेन बोल रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि सर कैसी बात कर रहे हैं आप, बट ऐसा है बेटा, लिटरली ऐसा। बिकॉज क्या होता है ना कि देखो, वो लोग अनाज नहीं उगाते, अनाज वो नहीं उगाते। अब गांव के अंदर क्या है, दिवाली के टाइम पर वो इतना अनाज इकट्ठा कर लेते हैं कि साल भर फिर उनको अनाज की जरूरत नहीं पड़ती। वो अनाज दिवाली के टाइम पे इकट्ठा कर लेते हैं, दिए बना के, दूसरी चीजें करके, उस तरीके से अनाज को जो है इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये उनका तरीका है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि अभी इकोनॉमी के अंदर सिर्फ मनी नहीं आई है,
सिर्फ मनी नहीं आई है, बहुत सारी चीजें, बार्टर सिस्टम अभी भी चलता है। मैं इंडिया की बात करूं, हमारे देश की बात करूं, आज के टाइम पर मैं बताऊंगा नहीं किस कंट्री के साथ अपना रिलेशनशिप इस तरीके का रहा था। आप ये मान के चलिए कि भैया हम तुमको ये वाले वेपन देते हैं, तुम हमको ये वाला वेपन दे देना। होता है ऐसा हुआ है। किस कंट्री के साथ किया है मैं बताऊंगा नहीं। हम तुमको अपना ये वेपन दे रहे हैं, हमको तुमसे पैसा वैसा नहीं चाहिए, तुम हमको तुम्हारा ये वेपन दे देना। तो ये मत समझ के चलना कि इकोनॉमिक्स में सिर्फ मनी का ट्रेड होता है, मनी इधर से उधर फ्लो करती है। नहीं, मनी के अलावा भी दूसरी चीजें भी इधर से उधर फ्लो कर रही है, दूसरी कमोडिटीज भी फ्लो करती है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये सिस्टम भी चलता है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो अपने दिमाग को सिर्फ इतना लिमिट मत कर लेना कि जहां इकोनॉमिक्स है हमको तो सिर्फ मनी दिखती है साहब। नहीं, ओनली इट्स नॉट द मनी। मनी की जगह आपको एक चीज याद रखनी है इकोनॉमिक्स में, ध्यान से सुनिएगा, इकोनॉमिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसका ट्रेड और जो सर्कुलेट होती जाती है, दैट इज द बेनिफिट। बेनिफिट याद रखना, बेनिफिट किसी भी तरीके से हो सकता है, वो बेनिफिट या तो मनी बेनिफिट हो या थिंग बेनिफिट हो या फिर पावर बेनिफिट हो। इकोनॉमिक्स के अंदर चीजें बेनिफिट के ऊपर चलती है, ना कि मनी के ऊपर। तो सबसे पहले अपने माइंड से चीज निकाल के फेंक दो, इकोनॉमिक्स में सिर्फ मनी 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 की बात करते नहीं, ऐसा नहीं। इकोनॉमिक्स के अंदर मनी के अलावा हम जिस चीज की बात करते हैं दैट इज द बेनिफिट। बेनिफिट होना चाहिए इकोनॉमिक्स के अंदर। क्लियर है, समझ में आ गया? यस, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई, बिल्कुल सही बात है। हमने इस कंट्री को ये दिया, उस कंट्री से हमने ये ले लिया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर ली। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, अब आते हैं वापस से अपन लोग बेसिक के ऊपर आ जाते हैं। अब बेसिक ये कहता है, जैसे कि हमने बताया, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इकोनॉमिक्स के अंदर किया जा रहा है कि आप प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, इन तीन चीजों के ऊपर इकोनॉमिक्स डिपेंड करता है। बट ये जो प्रोडक्शन है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो कंजम्पशन है, किस चीज का किया जाता है? किस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, किस चीज का कंजम्पशन हो रहा है? आपने सुना होगा ना कि हमने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया, हमने गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन किया। तो याद रखिएगा इकोनॉमिक्स के अंदर ये जो प्रोडक्शन किया जाता है ना, पहले स्टेप के अंदर ये दो चीजों का प्रोडक्शन किया जाता है। नंबर 1 इज योर गुड्स एंड नंबर 2 इज योर सर्विसेज। आज के टाइम पर हम लोग जितनी भी चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं, जितनी भी चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है, जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जितना भी कंजम्पशन हो रहा है, अंतिम समय पर हम जब उस चीज को कंज्यूम करते हैं तो या तो हम गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं या तो हम सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं। बट अब आज के टाइम पर भी इकोनॉमिक्स के जब मैं बेसिक्स की बात करता हूं, कई बच्चों को नहीं पता कि साहब गुड्स क्या होता है, सर्विसेज क्या होता है, नहीं पता आज भी कई बच्चों को। आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बड़ा आसान है, आप में से भी कई बच्चों को रियलिटी में नहीं पता कि गुड्स क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होते हैं। सीधी सी बेसिक सा रूल अपन बात करते हैं, जो चीजें तुमको आंखों से दिखाई दे रही है, याद रखना, जो चीजें फिजिकली प्रेजेंट है, जो तुमको आंखों से दिखाई दे रही है, दीज आर द गुड्स। इस एग्जांपल की बात करें, ये फोन, ये आंखों से दिखाई दे रहा है तुमको, ये गुड्स की कैटेगरी में आता है। ये पेन, ये तुमको आंखों से दिखाई दे रहा है, जिसका प्रोडक्शन किया गया और ये बना है, ये गुड्स की कैटेगरी के अंदर आता है। तुम जिस लैपटॉप के ऊपर देख रहे हो इस वीडियो को, वो गुड्स की कैटेगरी के अंदर आता है। अब ये देखो, जितनी भी चीजें फिजिकली आपको दिखाई देती हैं, जितनी भी चीजें जिनका एक स्ट्रक्चर है, जितनी भी चीजें जिनको फिजिकली प्रोड्यूस किया गया है, वो सारी की सारी गुड्स के अंदर आती है। तो गुड्स को रिकॉग्नाइज करना बहुत आसान है। याद रखिएगा, ये जो मनी का फ्लो है ना, जो प्रोडक्शन हुआ है, वो गुड्स का भी होता है। आप देख लो, प्रोडक्शन गुड्स का हुआ है, इसका प्रोडक्शन हुआ, फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर इसका कंजम्पशन हो गया। ये जो फोन है, इस फोन का प्रोडक्शन हुआ, फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और फिर इसका कंजम्पशन हो गया। क्लॉथ्स आपके इसके अंदर आ जाते हैं, फूड, एक्सेसरीज, एवरीथिंग जो आपको दिखाई दे रहा है, याद रखिएगा, वो सारी की सारी आती है गुड्स के अंदर। नंबर 2 इज सर्विसेज। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। अब देखो, मैंने क्या बताया कि इकोनॉमिक्स का मतलब लास्ट में क्या होता है, कोई चीज प्रोड्यूस करी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और लास्ट में अपन ने क्या कर दिया, उसको कंज्यूम कर लिया, है कि नहीं? हमने उसको कंज्यूम कर लिया। अब जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, तुमने पीडब्ल्यू का कोर्स परचेस किया, विराट बैच परचेस करी, कितने की परचेस करी थी मुझे एक्जेक्टली पता नहीं। अब मुझे बताओ, जब तुमने विराट बैच परचेस करी तो क्या पीडब्ल्यू ने तुमको ऐसा बॉक्स भेजा कि लो साहब ये विराट बैच, और तुमने उसको घर पे रख लिया और कंज्यूम कर लिया? ऐसा कुछ था क्या? तुमने पैसे तो दिए हैं उस चीज को, उस चीज का प्रोडक्शन भी चल रहा है, ये हम सब कुछ कर रहे हैं, पर तुमने क्या किया? क्या तुमने उस चीज के लिए कुछ फिजिकल चीज तुम्हारे पास आई थी क्या? आई थी? नहीं। ये सर्विस हमने आपको दी। सर्विसेज दिखाई नहीं देती है, सर्विसेज का कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है, बट सर्विसेज को तुम क्या करते हो? एट द एंड ऑफ द डे वो सर्विस हमने प्रोड्यूस करी। प्रोड्यूस किसने करी? पीडब्ल्यू ने प्रोड्यूस करी। फिर हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया? ऐप के सारे जो हमारी एप्लीकेशन उसके सारे हमने इसको क्या करा? डिस्ट्रीब्यूट किया, तुम तक पहुंचाया, और लास्ट में तुमने जब उसको परचेस कर लिया तो तुमने उसको क्या करा? कंज्यूम कर लिया। अब तुम उसका उपभोग कर रहे हो, उसका यूज कर रहे हो। तो याद रखिएगा, गुड्स तो बड़ा आसान है, गुड्स वही चीज जो हमको दिखती है, पर जब हम बात करते हैं सर्विसेज की, सर्विसेज आर नॉट विजिबल। बिना देखे भी तुम उसको यूज जरूर कर रहे हो, उसका तुमको फायदा भी होता है। यू कैन फील इट, यू कैन नॉट सी दैट, यू कैन फील इट। आई बात समझ में? एग्जांपल के तौर पर प्लान बनाया दिवाली पे, कहां जाएंगे सर? दिवाली पे हम जाएंगे, कहां जाएंगे? चलो मान के चलते कहीं नहीं जाओगे दिवाली पे, तो दिवाली मनाने जाओगे, मान लेते वेकेशन पे जाएंगे हम सर, गोवा जाएंगे ना, गोवा की बड़ा इच्छुक होते हैं। अब गोवा जब तुम जाते हो, गोवा तुम गए मान लो इंदौर से, है ना, सॉरी बार बार मैं इंदौर का हूं तो मुझे इंदौर याद आ जाता है। इंदौर से अब तुम गए गोवा, ठीक है, इंदौर से गोवा जाने का फ्लाइट का जो टिकट था वो था 5,000 रुपए। अब तुमने 5,000 रुपए का फ्लाइट का टिकट खरीदा। अब इस टिकट के अंदर क्या तुमको मिल गया? ऐसा तो नहीं था कि वो पूरी की पूरी प्लेन तुमको मिल गया, ऐसा नहीं था ना। उस प्लेन ने तुमको एक सर्विस दी। वो सर्विस क्या थी कि भाई साहब आप इंदौर एयरपोर्ट पे बैठो प्लेन में और हम आपको पहुंचा देंगे कहां? गोवा। जैसे ही आप उतरे, आपकी वो सर्विस खत्म हो गई, आपने सर्विस को क्या कर लिया? कंज्यूम कर लिया। तो आप जो ट्रैवल करते हो, ये ट्रैवल भी किसके अंदर आता है? गुड्स के अंदर नहीं आता है। ये किसके अंदर आता है? ये सर्विसेज के अंदर आता है। आई बात समझ में? ट्रैवल भी आपका सर्विसेज के अंदर आता है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, मुझे बताओ कि गुड्स है कि सर्विस है ना? 219 रुपए का रिचार्ज होता है एयरटेल का, है ना, मैं तो वही करवाता हूँ, है ना, मुझे नहीं पता एक्जेक्टली, बट 24 दिन में 1.5 GB डेटा पर डे के हिसाब से वो मुझे बेनिफिट देता है। अब मुझे बताओ कि जो 219 रुपए का रिचार्ज मैं करवाता हूँ, ये गुड्स में आ रहा है या ये सर्विसेज के अंदर आता है? जल्दी बताओ। ये जो 219 रुपए का रिचार्ज आता है, ये गुड्स में आ रहा है कि सर्विसेज के अंदर आ रहा है?
वेरी गुड, किसमें आ गया? सर्विसेज में। क्यों सर? 219 रुपए का रिचार्ज हमको दिखा नहीं था, हमने सिर्फ उसका बेनिफिट लिया, हमको उसका बेनिफिट तो मिल रहा है, हमने क्या करा? रिचार्ज करा और वो हमारे इसमें आ गया। दिस इज द सर्विसेज। क्लियर है? अच्छा, दूसरा सवाल, गोवा में गए तुम लोग, गोवा में तुम रुके होटल में, होटल का किराया था 2199 पर डे, एक दिन का किराया 2199 रुपए। तो जब तुम उस होटल के कमरे में ठहर रहे हो, एक दिन का जो चार्ज तुमको 2199 लग रहा है, ये गुड्स में आता है या ये सर्विसेज के अंदर आता है? ये बताओ मुझे, गोवा के अंदर। ऑब्वियसली ये भी सर्विसेज के अंदर है। ऐसा थोड़ी ना था कि तुमने 2199 दिया तो होटल वाले ने बोला भाई साहब ये कमरा ये आपके नाम पे बुक कर देता हूं, ये कमरे की जो दीवारें हैं, ये कमरे की जो लाइट है, ये जितना भी गुड्स है कमरे का वो सब तुम्हारा। ऐसा नहीं है, उसने उसका बेनिफिट दिया तुमको, वो गुड्स में नहीं आएगा, सर्विस के अंदर आएगा कि तुमको वहां रहने की सुविधा उसने प्रोवाइड करी है। तुम्हारा घर नहीं हो गया वो कि 2199 में तुम रुक गए, बोले भाई हमने तो खरीद लिया, नहीं, वो सर्विसेज के अंदर आता है। तो जो रेस्टोरेंट की बोलते हैं ना कि दिस इज द रेस्टोरेंट सर्विस, याद आया? रेस्टोरेंट सर्विस। तो रेस्टोरेंट के अंदर जब तुम खाना खाने जाते हो उस टाइम पर भी तुम गुड्स के लिए भी पे करते हो, बट तुम सर्विस के लिए भी पे करते हो। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि नॉर्मली जब हम सर्विसेज की बात करते हैं तो सर्विसेज आपको नॉर्मली यू जस्ट फील दैट, आप उसको फील करते हो नॉर्मली। जनरली बात कर रहा हूं मैं सर्विसेज की, हमेशा ऐसा नहीं होता, कई बार सर्विसेज आपको दिख भी जाती है जो प्रोवाइड की जाती है आपको, बट जनरली इन सर्विस व्हाट यू डू, यू जस्ट फील एंड एंजॉय दैट सर्विस। आप उसको फील करते हैं, आप उसको अपने साथ घर नहीं ले जा सकते। गुड्स को आप घर ले जाओगे, ये पेन खरीदा आप घर ले जाओगे, सर्विस को खरीदा, होटल का तुमने कमरे का बिल दिया 219 है ना, होटल को घर थोड़ी ले जा सकते हो। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि सर्विसेज जो है एज इट इज रहती है, गुड्स जो है वो आप उसको मूव करके अपने घर ले जा सकते हो। क्लियर है? समझ में आ गया? ये वरुण ने बात करी, सर जो शैम्पू चुरा के लाते हैं ना होटल से, वो क्या है? वाह, शैम्पू तो गुड्स है, वो तो खरीदा ही नहीं ना, वो गुड्स में आएगा ना, सर्विसेज के अंदर आएगा, वो तो तुमने बस चुरा लिया है, वो तो इलीगल हो गया ना। समझ में आ गया? इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज के अंदर आएगी बेटा, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज के अंदर आती है। क्लियर है? सर्विसेज के अंदर तुमको कोई नई चीज नहीं मिलती है, ये पॉइंट याद रखिएगा। यू आर नॉट गेटिंग समथिंग, ओके, यू आर नॉट गेटिंग समथिंग, तुमको कुछ मिल नहीं रहा है, तुमको सर्विस प्रोवाइड कर दी। क्लियर है? समझ में आ गया? हाँ, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं पूछता हूं तुमसे, अब तुम में से कई सारे बच्चे ट्यूशन जाते थे, ना, तुम्हारे टीचर तुमको ट्यूशन प्रोवाइड करते होंगे, सर 3000 रुपए महीना ट्यूशन की फीस लगती थी, वो ट्यूशन टीचर तुमको गुड्स दे रहे हैं, तुमको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आई बात समझ में? जैसे कि अगर मैं इस बैच की मैं बात करूं, इस बैच के अंदर मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, ये तुम्हारे ट्यूशन टीचर्स जो थे, वो तुम्हारे ट्यूशन टीचर जो थे वो तुमको गुड्स प्रोवाइड कर रहे थे कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? जब उनके पास तुम जाते थे 3000 रुपए की ट्यूशन फीस देते थे, क्या प्रोवाइड कर रहे थे? ऑब्वियसली वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो ये पॉइंट याद रखना, ये सर्विस प्रोवाइडर, सुना है ना कि सर्विस प्रोवाइडर कौन है? वाईफाई लगवा लिया तुमने घर पे, पूछते हैं सर्विस प्रोवाइडर कौन है, एयरटेल है कि जियो है? तो तुमने जब वाईफाई लगवाया ना तो उसके साथ तुमको वो इंटरनेट की सर्विस दे रहे हैं। दिस इज द सर्विस, गुड्स एंड सर्विस। आई बात समझ में? हाँ, इसलिए जो टैक्स बनाया अपन ने, कौन सा टैक्स है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसमें दोनों चीज पे टैक्स लगता है, गुड्स पे भी लगेगा, सर्विस के ऊपर भी लगता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर है? बोलते ना कि मेरे पापा सर्विस करते, सर्विस करने का क्या मतलब होता है? अरे वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं कहीं पे और उस सर्विस के बदले उनको पैसा मिल जाता है। वो कोई चीज नहीं देते वहां जाके, वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बोलते ना कंपनीज के हम आपको अपनी सेवाएं देंगे, सेवाएं का मतलब क्या? कंपनी को खरीद थोड़ी लिया तुमने, एम्प्लॉय को खरीद नहीं लिया। व्हाई? बिकॉज़ वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है, जो भी कंजम्पशन किया जा रहा है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, वो गुड्स एंड सर्विस का किया जाता है। डिटेल में अपन और पढ़ेंगे आगे, चिंता मत करना, ये बेसिक दे रहा हूं अभी और डिटेल में जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है? दिस इज द बेसिक्स। पहले बेसिक्स पे अपनी कमांड अपन बनाते हैं, फिर धीरे धीरे जब टॉपिक्स बढ़ते जाएंगे, टाइप ऑफ प्रोडक्शन होगा, उसमें अपन बहुत डिटेल के अंदर बात करेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? अच्छा, जोमेटो क्या कर रहा है? विशाल पूछ रहा है कि सर जोमेटो क्या है? देखो जोमेटो क्या करता है, इंदौर के कितने लोग हैं? कोई है क्या इंदौर का? इंदौर में सुना है बहुत फेमस स्वीट्स है, अपना स्वीट्स सुना होगा, अपना स्वीट्स सुना, जॉनी हॉट डॉग सुना होगा, है ना? जॉनी हॉट डॉग खाने की चीज होती है, वो बनाता है। तब मान लो ये मैं हूं, ये प्रथमेश सर है, ठीक है? अब मुझे जॉनी हॉट डॉग खाने की इच्छा हुई कि भैया मुझे तो जॉनी हॉट डॉग खाना है। मैंने क्या करा, मैंने जोमेटो पे चीज को ऐप के ऊपर मैंने अपने फूड को बुक करा। जोमेटो क्या है? जोमेटो सर्विस प्रोवाइडर है, ये सर्विस देता है। ये क्या सर्विस देता है कि आप इनके ऐप पर फूड को बुक करो और वो फूड डायरेक्टली आपके घर पे पहुंच जाएगा, ठीक है? वो जो गुड्स है फूड, वो ये जॉनी हॉट डॉग वाले ने मेरे लिए प्रिपेयर करा। तो जब आप जोमेटो का यूज करते हो ना, तो आप सिर्फ गुड्स का नहीं, आप गुड्स प्लस सर्विस दोनों का यूज कर रहे हो। बिकॉज जिसने वो फूड बनाया है, फूड तो गुड्स के फॉर्म में ना, वो आपको गुड्स दे रहा है, और जो ऐप था जोमेटो, उसने जो आपको फूड को आपके घर तक ले जाके ट्रांसपोर्ट के थ्रू डिलीवरी करा है, उसने आपको क्या दी है? सर्विस दी है। तो जब आप किसी ऐसे ऐप का यूज करते हो, जैसे अमेजॉन की बात करें, जोमेटो की बात करें, या जितने भी ऐप्स हैं उनकी, फ्लिपकार्ट की बात करें, वहां पर आप गुड्स का भी यूज करते हो, आप सर्विस का भी यूज करते हो। तो ये जरूरी नहीं है कि गुड्स और सर्विस का यूज अलग अलग किया जाता है, कई बार इन चीजों का यूज एक साथ किया जाता है। अब एक साथ इनका यूज कर रहे हो। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? गुड्स एंड सर्विसेज। अब बात होगी समझ में? हाँ, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। ओला भी सेम है, बिल्कुल सही बात। ओला सर्विस प्रोवाइडर है ना? यस, बिल्कुल सही बात। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। देखो धीरे धीरे बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं, इसलिए बोल रहा हूं, मैं बहुत डिटेल में भी नहीं जाऊंगा, धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। लास्ट सवाल पूछ रहा हूं, तुम्हारे पापा ने जमीन खरीद ली, ठीक है? कितने की खरीदी? 50 लाख की जमीन खरीदी। ये गुड्स में आएगी कि सर्विसेज में आएगी? जल्दी बताओ। इसका आंसर आ गया तो मेरे को समझ में आ जाएगा। लैंड किसके अंदर आता है? लैंड गुड्स के अंदर आता है कि सर्विसेज के अंदर आएगा बेटा? जल्दी बताओ।
अरे अपना स्वीट्स क्या है, अरे दुकान है खाने पीने की भी है ना, ऐसी शॉप्स के नाम मत लिया करो क्योंकि मैं बाहर का तो मैं खाता ही नहीं हूँ, मजबूरी है नहीं खा सकते, खाना भी नहीं चाहिए वैसे। चलो ठीक है, क्या है, गुड्स है, हाँ बिल्कुल सही बात, गुड्स है। आई हैव नेवर यूज्ड Zomato और एनी काइंड ऑफ फूड ऐप इन माय लाइफ, कभी नहीं यूज किया मैंने, कभी भी नहीं। ऐसा नहीं है कि इच्छा नहीं होती, नहीं खाता है ना। ओके क्लियर है, चलिए। हाँ कैपिटल है बट वो आएगा तो गुड्स के अंदर ही ना बेटा। अब देखो इन सारी चीजों के अंदर, चाहे आप गुड्स का कंजम्पशन कर रहे थे चाहे सर्विसेज का कंजम्पशन कर रहे थे, एक चीज कॉमन थी। व्हाट, क्या चीज कॉमन थी? मनी। मनी का फ्लो हो रहा है, फोन खरीदा मनी का फ्लो हुआ, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किया मनी का फ्लो हुआ, होटल का बिल भरा मनी का फ्लो हुआ, जोमेटो पे बुक करा खाना मनी का फ्लो हो रहा है। दैट मींस जो चीज फ्लो होती जा रही है ना, आज के टाइम पे अगर हम वो बात करें तो वो चीज क्या है, वो है मनी। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर है? मनी क्लियर हो गया? यस, मनी सबसे पहले आ रही, ये पॉइंट याद रखिएगा, मनी मनी, और लास्ट में आप लोग कंज्यूम कर रहे हैं। टीडीएस पढ़ेंगे, टीडीएस कहाँ आ गए? दूतावास, इंडियन एम्बेसी। अरे नाम चेंज करो, आपका भारतीय दूतावास नाम ही समझ नहीं आता। आप है ना अच्छे आंसर्स भी देते हो, क्वेश्चंस भी अच्छे पूछते हो, पर आपका नाम समझ में नहीं आता। पढ़ेंगे पढ़ेंगे, गुडविल क्या होता है जगन्नाथ, पहले बच्चों को गुडविल बताना पड़ेगा ना। आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से बेटा, बहुत सारे बच्चे नहीं है तो पहले अपने को उस पर बात करनी पड़ेगी, गुडविल रॉयल्टी अपन पढ़ेंगे धीरे धीरे। ओके चलिए ठीक है, अब ये गुड्स एंड सर्विसेज समझ में आ गया होगा, बाकी चीजें अपन धीरे धीरे देख रहे हैं। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ गुड्स देख लेते हैं, है ना। गुड्स की जब बात करें टाइप्स ऑफ सर्विसेज भी देखेंगे, पर सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ गुड्स। फ्लैट किसमें आता है सर? लैंड के अंदर आएगा बेटा, गुड्स है हमेशा। फ्लैट है ना, दिख रहा है, आप उसको उसमें रहोगे, चीजों को एंजॉय करोगे तो। क्लियर है? ओके चलिए, पहले टाइप ऑफ गुड्स के बारे में बात कर लें। सबसे पहले फ्री गुड्स। फ्री गुड्स नाम से क्लियर हो गया होगा, ये पहला टाइप होता है गुड्स का। अब आप बोलोगे सर इतना बेसिक पढ़ा रहे हो, सीडीएस ने पूछा इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। इतना बेसिक भी पूछा है सीडीएस ने, है ना। और ध्यान से सुनना, मैं फिर बोल रहा हूँ, कई लाइनें मैं बोल दूंगा बेटा, जिसमें आप जब लाइनों को सुनोगे तो फिर आपको लगेगा कि सर ये इतनी आसान है, बट आप नोट कर लेना बिकॉज एग्जाम में पूछी जाती है। आज के फ्लैट रेंट पे है तो सर्विस अपना है तो गुड्स। हाँ बहुत बढ़िया बेटा। टाइप ऑफ इनकम में पढ़ेंगे अपन, रेंट, प्रॉफिट, शेयर्स, है ना, सारी चीजें पढ़ेंगे, डोंट वरी, इन्वेस्टमेंट सब पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले गुड्स होते हैं आपके फ्री गुड्स। फ्री गुड्स का क्या मतलब होता है? गुड्स विद नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब ऐसी चीजें जिसके लिए हमको कोई पैसा देना नहीं पड़ रहा है, वो होते हैं अपने फ्री गुड्स। अब इस फ्री गुड्स को प्रोड्यूस किसने किया है? वाटर हटा दो भैया, वाटर के लिए तो कभी कभी पैसा देना पड़ता है, बट समटाइम्स वाटर के लिए पैसा नहीं देना पड़ता। एयर अपनी फ्री गुड्स के अंदर आ जाती है ना। अब मुझे ये बताओ कि इस फ्री गुड्स का प्रोडक्शन कौन करता है? जैसे एयर की हम बात करें, वाटर की बात करें, नेचर की बात करें, सन की बात करें, सनलाइट की बात करें, ये फ्री गुड्स है। ऐसे गुड्स जिसके लिए कंज्यूमर को कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है, कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है। इसका प्रोडक्शन हुआ है क्या? इसका भी प्रोडक्शन हुआ है। किसने किया? नेचर ने किया। आप सबको पता है इस चीज को। तो पहले गुड्स होते हैं क्या? पहले गुड्स होते हैं फ्री गुड्स, जिसके लिए आपको कोई भी मनी पे करनी नहीं पड़ती है। वाटर को मैं इसलिए हटा रहा हूं बेटा, बिकॉज वाटर क्या है, कई जगह पर वाटर फ्री गुड्स के अंदर आता है, कई जगह पर वाटर फ्री गुड्स में नहीं आता है। ये ऐसा गुड्स हो जाता है जिसके लिए पैसा देना पड़ता है। अच्छा, फ्री गुड्स की और एग्जांपल कोई दे सकता है? एक तो अपन ने एयर लिख दिया, एयर के अलावा व्हाट इज द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ फ्री गुड्स? फ्री गुड्स में और क्या आता है? हाँ जी बताइए, फ्री गुड्स में और क्या आता है? ट्री, ऑक्सीजन, एयर, सोलर एनर्जी, सनलाइट, वुड। वुड फ्री में मिल रहा है आजकल तो, पैसे लगते हैं वुड के। सॉइल, मिट्टी, रेन। तो याद रखिएगा, देखिए फ्री गुड्स बेसिकली ऐसे गुड्स होते हैं जिसके लिए आपको कभी कोई पैसा पे करना नहीं पड़ता है, और ये सारे गुड्स आपको नेचर से प्राप्त होते हैं ना। बड़ा सिंपल सा, इसके लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। बट एक पॉइंट याद रखना, फ्री गुड्स के अंदर भी ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा फ्री गुड के लिए पैसा नहीं दोगे। कई बार सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, एरियाज पे डिपेंड करता है, सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि कई बार फ्री गुड्स के लिए भी पैसा आपको देना पड़ता है ना। जैसे एग्जांपल की बात करें, सॉइल, मिट्टी, गांव में मिट्टी फ्री, शहर में मिट्टी फ्री नहीं है। शहर में किसी का घर बन रहा है, उसको मिट्टी अगर डलवानी है ना तो पैसा देना पड़ेगा। तो ये बात याद रखिएगा, ये कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करते हैं। कई बार फ्री गुड्स कुछ लोगों के लिए फ्री होते हैं, कुछ लोगों के लिए फ्री नहीं होते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, जैसे अपने पॉलिटी के अंदर था ना कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, दीज आर सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, वैसे फ्री गुड्स के साथ भी है कि ये एब्सोल्यूट नहीं होते, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, सिचुएशन और एरिया के अकॉर्डिंग ये चेंज होते हैं। क्लियर है? सिचुएशन और एरिया के अकॉर्डिंग ये चेंज होते हैं, तो ये एब्सोल्यूट नहीं है। ये भली नाम के फ्री गुड्स है, बट दीज आर नॉट एब्सोल्यूट, दीज आर नॉट एब्सोल्यूट। क्लियर है? क्योंकि स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है फ्री गुड्स एब्सोल्यूट होते हैं क्या, ये रियल में फ्री है? नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं, एब्सोल्यूट नहीं है ना। बिल्कुल टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, वो स्टार वाला साइन बना रहता है इसके नीचे। चलिए दूसरा जो टाइप ऑफ गुड है, दैट इज द इकोनॉमिक गुड। अब इकोनॉमिक गुड क्या होते हैं? इकोनॉमिक गुड्स क्या होते हैं? अ गुड विद सम बेनिफिट्स टू सोसाइटी एंड एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट कैन इंक्लूड बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक गुड्स। देखिए इकोनॉमिक गुड्स वो गुड्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिनके द्वारा सोसाइटी को कोई बेनिफिट मिलता है, समाज को जिनके द्वारा कोई ना कोई बेनिफिट दिया जा रहा है, और इसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है, ये पैसे के अंदर आता है। ठीक है, ये ऐसी चीजें होती है जिनके लिए ये समाज को किसी ना किसी तरीके का बेनिफिट दे रहे हैं, और इसके लिए समाज में आपको पैसा पे करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, कार। अब कार को प्राइवेट कोई व्यक्ति यूज कर रहा है तो उसको बेनिफिट दे रही है कार। अगर हम यहां पर बात करें
गवर्नमेंट बस की, तो ये भी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, लोगों को बेनिफिट दे रही है, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा रही है, इसके लिए पैसा देना पड़ रहा है, बट ये किसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी? ये पब्लिक गुड्स हो जाएगा। पब्लिक गुड्स मतलब सरकारी गुड्स। याद रखना, प्राइवेट मतलब तुम्हारा और पब्लिक मतलब सरकार का। जैसे अपन प्लेन्स की बात करें, एयर इंडिया की बात करें, तो एयर इंडिया किसका गुड है? पब्लिक गुड है। क्यों? बिकॉज एयर इंडिया भारत सरकार का है। वैसे अगर अपन बात करें कि साहब ये मेरा जो फोन है ये कौन सा गुड है? ये प्राइवेट गुड है, इससे मुझे क्या फायदा मिल रहा है? मैं कॉल कर पा रहा हूं। तो नॉर्मली ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान सी चीज है कि इकोनॉमिकल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसके द्वारा सोसाइटी को कोई ना कोई बेनिफिट दिया जा रहा है या सोसाइटी को कोई ना कोई बेनिफिट मिलता है। क्लियर है? समझ में आ गया? नहीं, गुड्स की बात करेंगे अपन अभी गुड्स की बात करेंगे। बेटा पैसा लगा है ना दीपांशु इसके लिए, प्राइवेट बस बनाने के लिए सरकार का पैसा लगा, एरोप्लेन बनाने के लिए सरकार का पैसा लगा, पैसा सरकार का लग रहा है, इसलिए वो पब्लिक गुड्स है। आई बात समझ में? रेल में पैसा किसका लगा है? सरकार का लगा है, तो वो पब्लिक गुड्स, वो प्राइवेट गुड्स नहीं। जब पैसा सरकार का लग रहा है वो पब्लिक गुड्स हो जाएगा, जहां पैसा तुम्हारा लग रहा है वो प्राइवेट गुड्स हो जाएगा। सड़क बनाई सरकार ने, सड़क किसमें आएगी? सड़क आएगी पब्लिक गुड्स के अंदर। डैम बनाया सरकार ने, किसके लिए बनाया? तुम्हारे और मेरे लिए बनाया ना, बट वो किसका पैसा लगा? सरकार का लगा, वो भी पब्लिक गुड्स के अंदर आ जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। पब्लिक टॉयलेट्स के अंदर आ जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। क्लियर है? अब एयर इंडिया टाटा साबुन कर रहे हैं, बिल्कुल प्रियांशु, ई बसेस बना दिए, ओके ओके, चलिए ठीक है, यहां तक आई होप क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया है? प्लीज एक बार बता दीजिए। क्लियर है? चलिए, अब एक टाइप जो गुड्स का होता है जो बहुत एग्जाम्स में पूछा गया, और इसको जब 2-3 बार पूछा था तो कई बार किसी बुक के अंदर ये चीज, एक्चुअली क्या होता है ना, इकोनॉमिक्स के कई सारे कॉन्सेप्ट्स बुक्स के अंदर मिलते नहीं है, और बुक्स के अंदर अगर मिलते भी हैं तो जिस तरीके से वो कॉन्सेप्ट्स लिखे जाते हैं उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। अब एक टाइप का जो गुड्स होता है वो बहुत फेमस है, दैट इज द इंटरमीडिएट गुड्स। क्या होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स? किसी ने पढ़ा है इसके बारे में? किसी ने पढ़ा है इसके बारे में? इंटरमीडिएट गुड्स बताइए, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द इंटरमीडिएट गुड्स? जलेबी, हाँ जलेबी देख के मुंह में पानी आ गया, दिवाली इसलिए। नहीं सुना इंटरमीडिएट गुड्स? चलिए, नहीं सुना तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं, ध्यान से मेरी इस बात को सुनना और इसको नोट कर लेना। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो किसी फाइनल गुड्स के बनने में मदद करते हैं। फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिन गुड्स की जरूरत पड़ती है, किसी चीज को फाइनली बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, वो उसके इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। जैसे एग्जांपल की बात में, जलेबी को बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ी है? शक्कर की, शुगर की, शुगर के अलावा कलर की, कलर के अलावा केसर की जरूरत पड़ी होगी। तो ये जो शुगर है, ये जो केसर है, और ये जो सारी चीजें हैं, जो कलर इसमें डाला गया है, ये इसलिए डाला गया ताकि हमको एक फाइनल प्रोडक्ट मिल सके। तो फाइनल प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए जिन जिन गुड्स को ऐड किया जाता है इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर, बीच के लेवल के ऊपर, फाइनल लेवल पे नहीं, बीच के लेवल पे, वो सारे सारे गुड्स होते हैं आपके इंटरमीडिएट गुड्स। ये गुड्स अपने आप में कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं होते हैं, बट ये फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में मदद करते हैं। मेरा भी इसके अंदर आ जाएगा। क्लियर है? ये होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। अभी समझ में आ गया क्या होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स? यस। शुगर कैन, अच्छा शुगर कैन इंटरमीडिएट गुड्स है क्या? नहीं, शुगर कैन यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है। शुगर कैन तो रॉ मटेरियल है। ऐसा थोड़ी ना किया था कि गन्ना ही डाल दिया जलेबी बनाने में, ये किया था क्या? नहीं, रॉ मटेरियल से पहले अपन ने फिनिश गुड्स निकाला। वो क्या थी? अपनी शक्कर। शक्कर यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड है, ना कि गन्ना, क्योंकि गन्ने को डायरेक्टली तुमने नहीं डाल दिया था जलेबी बनाने में। गन्ना रॉ मटेरियल, गन्ना डाल दिया क्या? कि गन्ना काट के डाल दिया ना। गन्ने को आपने प्रॉपर करके, रिफाइन करके शक्कर में कन्वर्ट किया, शुगर में कन्वर्ट किया, और ये शुगर जो है ये इसमें इंटरमीडिएट गुड्स था, ना कि आपकी शुगर केन। क्लियर है? समझ में आ गया? यस। तो ये बात ध्यान रखना, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है इंटरमीडिएट गुड्स का, बट ये कॉन्सेप्ट है ना, जब एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है ना, तो इतना बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये भी तो होगा, सर वो भी तो होगा। नहीं, इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर रॉ मटेरियल नहीं ले सकते। आई बात समझ में? यस। इंटरमीडिएट गुड्स क्लियर हो गया? बिकॉज ये एक छोटा सा पॉइंट था जो मुझे आपको समझाना था, बिकॉज एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं बता दूं आपको, इतने लेवल का पूछ लेता है एग्जामिनेशन के अंदर। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बिल्कुल सही बात। इजी है ना कॉन्सेप्ट? हाँ इजी बेटा, पर क्या होता है जब एग्जाम में पहली बार आता है और नहीं पढ़ा ना, तो फिर लगता है क्या पूछ लिया है। इकोनॉमिक्स के साथ यही है कि इकोनॉमिक्स तुमने पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो हो जाएगी दिक्कत, फिर आप कुछ नहीं बोल सकते। ओके चलो, बिल्कुल। रोटी के अंदर आटा फिनिश गुड्स है। अब रोटी तुम बना रहे हो, रोटी में गेहूं फिनिश या इंटरमीडिएट गुड्स? गेहूं नहीं है, गेहूं नहीं है। गेहूं तो भैया तुमने पीस के जब उसको फ्लावर के अंदर कन्वर्ट किया ना, आटे में कन्वर्ट किया, वो उसमें मिला के तुमने बनाया है, ना कि गेहूं डाल दिया पूरा। तो ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए क्लियर है? ओके, यहां तक अगर किसी को डाउट है तो मुझे बता दीजिए, बिकॉज आगे अब हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे। बिकॉज इकोनॉमी की पहली स्टेप होती है दैट इज प्रोडक्शन। किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं उसके प्रोडक्शन के लिए। 4 मेजर फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के लिए। मतलब किसी भी चीज को अगर दुनिया में तुमको प्रोड्यूस करना है, चाहे वो गुड्स हो या नॉर्मली सर्विसेज भी हो, उसके लिए इन 4 चीजों को होना या 4 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन 4 चीजों के बिना दुनिया में कोई चीज प्रोड्यूस हो ही नहीं सकती, और इन 4 चीजों को कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए इन 4 फैक्टर्स का होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? वो राहुल ने कि साहब पूछे सर व्हाट इज इकोनॉमी, बताऊं इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स जो है वो प्रैक्टिकल है। इकोनॉमी क्या है? आपकी थ्योरी है ऐसा, या इकोनॉमिक्स आपकी थ्योरी और इकोनॉमी आपका प्रैक्टिकल?
बताऊं, आगे पढ़ेंगे अपन, इकोनॉमिक्स इकोनॉमी दोनों पढ़ेंगे। देखिए इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जैसे मैथ्स के अंदर अपने रहते हैं कि फॉर्मुलाज और ये सब, तो वैसे इकोनॉमिक्स के अंदर ना कई सारे फॉर्मुलाज होते हैं, इन्फ्लेशन कैसे आता है, पॉवर्टी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, और जब इकोनॉमिक्स के फॉर्मुलाज को आप किसी कंट्री पे अप्लाई कर देते हो या किसी एरिया के ऊपर अप्लाई कर देते हो, तो वो क्या बन जाती है, उस कंट्री की इकोनॉमी बन जाती है। तो मतलब ये मान के चलो कि इकोनॉमिक्स जो है ना वो थ्योरी है और इकोनॉमी एक प्रैक्टिकल फॉर्म होता है उन सारी चीजों का। अपन पढ़ेंगे इसके बारे में, चिंता मत करो, समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलो चिंता मत करना, आराम से पढ़ेंगे। बिल्कुल सही बात है सर, और ऑल इंटरमीडिएट गुड्स मेड ऑफ अ रॉ मटेरियल, नहीं जरूरी नहीं आयुष कि सारे के सारे इंटरमीडिएट गुड्स रॉ मटेरियल से बनेंगे। कई बार ये होता है कि रॉ मटेरियल इटसेल्फ बिकम द इंटरमीडिएट गुड्स, उसको वापस से कन्वर्ट करके किसी और चीज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, उस चीज को बनाने के लिए डायरेक्टली उसी को डाल दिया जाता है ना, तो जरूरी नहीं है कि उसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है बेसिकली कि किसी भी चीज को दुनिया में बनाने के लिए 4 मेजर फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। इकोनॉमिक्स में एक पॉइंट याद रखना, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, चाहे मैंने टी शर्ट पहना है, ये घड़ी है, ये पेन है, इसको प्रोड्यूस किया गया है ना, तो इकोनॉमिक्स के अंदर जो नंबर 1 स्टेप है वो आपकी क्या है, प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन करने के लिए इन 4 चीजों का होना बहुत जरूरी है। याद रखना, अगर इसमें से एक भी चीज मिस हो गई ना तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, याद रखिएगा। अब ये 4 चीजें क्या है, ये 4 फैक्टर्स कौन से प्रोडक्शन के लिए, जो कि बहुत एसेंशियल है। ध्यान से देखो, आपने सुना होगा, आपकी 11th 12th की बुक्स के अंदर भी आपको मिल जाएंगे। नंबर 1 इज लैंड, जमीन, इसको नेचुरल रिसोर्सेस मान के चलो, दैट मींस ये नेचर से आपको मिलेगा। दूसरा आपका लेबर्स होते हैं, लेबर्स आप सब जानते हो। तीसरा आपका होता है कैपिटल, और चौथा आपका होता है एंटरप्रेन्योर, इसे आप हिंदी में उद्यमी कहते हैं, इंग्लिश में जिन्हें आप बिजनेसमैन भी कहते हैं, कई बार इन्हें कैपिटलिस्ट भी कह दिया जाता है। सीक्वेंस नोट कर लो, सीक्वेंस काफी इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, बिकॉज चीजें इसमें सीक्वेंस के अंदर चलेगी, आगे पीछे चीजें नहीं होती है, सीक्वेंस के अंदर होना जरूरी है। नंबर 1 क्या है, लैंड, नंबर 2 लेबर, नंबर 3 आपका होता है कैपिटल, नंबर 4 आपकी होती है एंटरप्रेन्योर। प्लीज इसको नोट कर लो, 1 2 3 4 इस तरीके से नोट कर लीजिए। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल कौशिक। देखिए मैं जितना पढ़ा रहा हूं ना बेटा उतना पढ़ो, और आपको मैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जब आप सोचते हो ना कि सर फिर ये क्या है, सर वो क्या है, बहुत अच्छा है वो। मुझे खुशी होती है कि मैं बताने में कामयाब रहा कि तुम सोचने में मजबूर हो गए कि ये क्या है वो क्या है। अपन पढ़ेंगे उसके बारे में भी, बट एक पॉइंट याद रखना, हमको इकोनॉमिक्स किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, सीडीएस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमको मेजरली जितना एग्जामिनेशन में आता है उतना हमको पढ़ना है, ओके। हम बहुत डिटेल में जाके पढ़ रहे हैं, ये बात समझो, बट डिटेल में सिर्फ उस चीज के जाना है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सारी बात समझ में, ये नहीं कि मैं बताना नहीं चाह रहा हूं तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर, सब पढ़ रहे हैं अपन। अरे तू पूछते एंटरप्रेन्योर क्या है, सब पढ़ेंगे, एक एक पढ़ने वाले अपन। यू हैव टू टेक सम पेशेंस, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। सूर्यांश को सर क्लास कब ओवर होगी, सूर्यांश कोई दिक्कत नहीं, आप क्लास छोड़ के चले जाओ, कौन बिठा के थोड़ी रख रहे हैं यहाँ पे, बिठा के रख, ऑनलाइन का यही तो फायदा है, इसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, इसको नहीं पढ़ना है वो छोड़ के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से सुनो, देखो जो जो मन करे ना लाइफ में वो करना चाहिए। मैं कभी तो कि तुमको नहीं बोलने वाला हूँ कि नहीं पढ़ना ही चाहिए, पढ़ना है, पढ़ो पढ़ो, तुम्हारा मन है, क्योंकि फौज वो जगह है ही नहीं। कोर्सेस ऐसा एग्जाम नहीं है, ये 12वीं 13वीं 12वीं का आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का एग्जामिनेशन नहीं है। एग्जामिनेशन क्या है, एग्जामिनेशन ये है कि भैया आप पढ़ोगे तो आप ले लोगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं लोगे। और वो पढ़ना कब है, वो मन से पढ़ना है। वो जब तक मन से नहीं पढ़ोगे ना, अंदर से चीज नहीं आएगी कि हाँ मुझे करना है, तब तक एग्जाम क्रैक नहीं होता। स्पेसिफिकली सीडीएस डिफेंस के एग्जामिनेशन, ये बहुत अलग चीज है बेटा, ये आपकी वो 10th 11th 12th की क्लास नहीं चल रही, मैं फिर बता दूं आपको, क्लियर है। चलिए नंबर 1 पे लैंड, 2nd पे लेबर, 3rd पे कैपिटल और 4th पे आपका एंटरप्रेन्योर, याद रखिएगा। अच्छा है कंपटीशन कम हो जाएगी, वो देखो बेचारे जो पढ़ रहे हैं उनसे पूछो कि उनको 2 बच्चे कंपटीशन से कम होते तो उनको कितनी राहत मिलती है। चलो कंपटीशन कम होगी, है कि नहीं, क्लियर है। चलिए ठीक है, चलिए सबसे पहला जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज द लैंड। लैंड का मतलब क्या होता है, जमीन। अब जब हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं और मैं नंबर 1 फैक्टर आपको लैंड बता रहा हूं, तो इसमें सिर्फ जमीन नहीं आती है। आप ध्यान से सुनिएगा, लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर दिस इंक्लूड्स नॉट जस्ट लैंड, ये सिर्फ जमीन इसके अंदर नहीं आती। इस फैक्टर के अंदर वो सारी चीजें आएगी जो आपको जमीन से मिल रही है, विच कम्स फ्रॉम द लैंड। जमीन से आपको क्या क्या मिलता है, मतलब जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं आपके, सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, पेट्रोलियम, सनलाइट, विंड, ये सारे के सारे आपके पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आते हैं, दैट इज द लैंड। अब आप अपनी आंखें बंद करो, आपके आसपास जितनी भी चीजें बनी है, जितनी भी चीजें हैं, आपके मोबाइल फोन से लेके आपके घर के फर्नीचर से लेके आपके एसी से लेके व्हाटएवर यू आर सीइंग, जितने भी कुछ आप देख रहे हैं, आप आंखें बंद करके सोचो, इनको बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज लगी थी वो आपको जमीन से ही मिली है। चाहे तो वो जमीन के अंदर से मिली होगी, या फिर आपको फॉरेस्ट से मिली होगी, या मिनरल से मिली होगी, या एनर्जी से मिली होगी, उसमें सनलाइट की जरूरत पड़ी होगी। जितनी भी चीजें दुनिया के अंदर है जिसको तुम अपनी आंखों से देख सकते हो, उसका जो प्राइमरी रिसोर्स है, जहां से उसके बनने की शुरुआत हुई है, जहां से उसके प्रोडक्शन की शुरुआत हुई है, उसका पहला स्टेप लैंड था। अगर जमीन नहीं होती तो वो चीज मिलती नहीं। आज तुम जिस कार की बात कर रहे हो, उस कार को परचेस करना है, वो कार बनी किसके लिए, एल्यूमिनियम, स्टील, रबर, प्लास्टिक, ये कहां से आया है, ये तुमको जमीन से मिला है, मिनरल्स के फॉर्म के अंदर या मेटल के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म के अंदर, बट मिला तुमको पहले फैक्टर से है, दैट इज लैंड। जितनी चीजें सोच लो, तुम्हारी कॉपी, किताब, कागज कहां से मिल रहा है, फॉरेस्ट से मिल रहा है, नेचर से। स्टार्टिंग कहां से हो रही है प्रोसेस की, नेचर से हो रही है, नेचर, क्लियर है। इसीलिए जो पहला फैक्टर है दैट इज द लैंड, इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। जितनी भी चीज, पहला फैक्टर क्या है, लैंड, ये पॉइंट याद रखिएगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है। yes.
क्लियर है? यस। देखो बहुत तगड़ा कंपटीशन है सीडीएस का, मैं बता दूं। अभी लास्ट ईयर जो सीडीएस हुआ था उसमें जिन बच्चों ने एग्जामिनेशन क्रैक किया है, कल और आज सारे बच्चों के इंटरव्यूज लिए मैंने। दे आर रिमार्केबल पीपल्स, बिलीव मी, दे आर रिमार्केबल पीपल्स, बहुत रिमार्केबल है ना? तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा, प्लास्टिक कैसे बनता है? वो सिया पूछे सर प्लास्टिक कैसे आ गया? निधि भी प्लास्टिक का पूछ रही है। प्लास्टिक के कंपोनेंट्स देखो, वो जो कंपोनेंट्स है वो आपको नेचर से ही मिले। एकदम पूरा प्लास्टिक नहीं निकल गया है, पर प्लास्टिक के जो कंपोनेंट्स है ना वो आपको नेचर से ही तो मिले। देखो प्लास्टिक किस किस से मिलके बनता है, और वो जो किस किस जो अदर कंपोनेंट्स है जिनसे मिलके प्लास्टिक बन रहा है, वो कहां से आए? हवा से आए, पानी से आए, जमीन से आए, कहां से आए? तो क्लियर हो जाएगा। आई बात समझ में? यस। समझो, ये लिखा है, सारी चीजें देख लो। पहला स्टेप है प्रोडक्शन का, ये पॉइंट याद रखिएगा। देखो इंटरमीडिएट गुड्स में इतना कंफ्यूज मत हो, भारतीय प्रथम इतना कंफ्यूज नहीं होना। जितना मैंने बताया है उतना सिर्फ ध्यान रखो, ठीक है? इतना कंफ्यूज नहीं होना बेटा, नहीं तो इतना डिटेल में जाके पढ़ोगे ना तो भी दिक्कत हो जाएगी। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उस पर भरोसा रखो, सिर्फ उतना। बिल्कुल। क्या है? प्लास्टिक के कंपाउंड्स, ये देखो मिल गया। अब वो कंपाउंड्स कहां से आए? वो नेचर से आए, वो बाहर से नहीं आए, वो नेचर से आए। उनको मिला के बना दिया तुमने प्लास्टिक, हटाए कहां से? नेचर से। ये पॉइंट याद रखिएगा, बिल्कुल सही बात है। सब नेचर से, नेचर के बिना आवाज थोड़ी आ जाएंगे, जादू नहीं है यहाँ पे, कोई जादू से हो जाएगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। सो सबसे पहला जो फैक्टर होता है दैट इज द लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि किसी भी चीज के प्रोडक्शन की शुरुआत आपकी पहले फैक्टर से होती है जो कि लैंड होता है, और यहां से चीजों को निकालने के लिए आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ता। ऑब्वियसली शुरुआत में तो नहीं देना पड़ता है, ये फ्री ऑफ नेचर होते हैं। क्यों? बिकॉज किसी और ने इसको प्रोड्यूस नहीं किया, इसे नेचर ने प्रोड्यूस किया है। और जब इसे नेचर ने प्रोड्यूस किया है तो जब आप इसे निकाल रहे हैं, या कोई कंपनी ओनर निकाल रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसके लिए इसे नेचर को पैसा देना नहीं पड़ रहा है, कि नेचर को पैसा पे कर रहे हैं। हवा ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो नेचर को पैसा पे कर रहे हैं। CO2 से कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो नेचर को पैसा दे रहे हैं। यहां पर नेचर को पैसा देना नहीं होता है। क्लियर है? समझ में आ गया है? क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ सर, फिर तो नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीकेशन भी इफेक्ट करेगा इकोनॉमिक्स में। अरे वो एनवायरनमेंट में चला गया तुम्हारा। नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीकेशन एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ रहा है? इकोनॉमिक्स में नहीं है। अपन इकोनॉमिक्स पे स्टिक रहना है बेटा, समझो। हाँ, ये पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चंस बहुत अरोज होंगे, मेरे को पता है, और मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चंस अरोज हो रहे हैं, पर सोचो इसके बारे में। इकोनॉमिक्स स्ट्रेट है, जब तुम पढ़ते हो इकोनॉमिक्स को तो तुमको इधर उधर ले जाता है। अच्छा ये क्या होता है, फिर ये क्या होता है, वो क्या होता है। ये तो मजा है इकोनॉमिक्स का, सोचने पे मजबूर हो जाओ किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद, वही तो मजा है। चलिए नेक्स्ट जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज द लेबर। अच्छा क्या होता है लेबर? लेबर क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लेबर? हाँ तो एक्सट्रैक्ट करने दो ना बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ, नेचर को पैसा देना पड़ रहा है क्या? अडानी को, अंबानी को पेट्रोलियम निकाल रहे हैं वो समुद्र से, नेचर को पैसा देना पड़ रहा है क्या? नहीं, नेचर को पैसा नहीं देना पड़ता। इंसान को फ्री मिला है, अब उसके ऊपर इंसान कब्जा करके रेंट ले, ये करे वो करे, वो अलग बात है, बट नेचर को कोई पैसा नहीं देना पड़ता इंसान उसके लिए। मजदूर, मजदूर क्या होते हैं? किसी को पता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मजदूर? दुनिया में बिजनेसमैन के अलावा सब मजदूर है। हाँ, और इन्वेस्टर के अलावा भी सब मजदूर है, ये मान के चलो। हाँ, जिसकी सैलरी 2 लाख रुपए है वो भी मजदूर है, वो भी लेबर के अंदर आता है। हाँ, और जिसकी सैलरी 8 लाख रुपए वो भी लेबर के अंदर आता है, जिसकी सैलरी 8,000 रुपए वो भी लेबर के अंदर आता है ना? तो लेबर समझ के ये मत सोचना कि सर 200 रुपए महीना वाला लेबर। जितने लोग को अपनी सर्विस के बदले सैलरी मिलती है, ये देखो लिखा है, जितने लोगों को वेजेस मिल रहे हैं ना अपनी सर्विसेज के बदले, जो भी सर्विस तुम देते हो और तुम्हारी इनकम अगर वेजेस के फॉर्म में आ रही है, तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तुमने अपनी सर्विस प्रोवाइड करी और महीने के अंत में तुमको 5 लाख महीना मिल गया, या तुम एक नॉर्मल लेबर हो और दिन भर काम करने के बाद दिन के अंत में तुमको 300 रुपए दिहाड़ी मिल गई, तुम दोनों लेबर के अंदर आते। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स लेबर, वी डिडंट डिफाइन द लेबर इन टर्म्स ऑफ द मनी। हम डिफरेंशिएट नहीं करते इकोनॉमिक्स में कि इससे कम सैलरी वाले को हम लेबर मानेंगे, इससे ज्यादा सैलरी वाले को लेबर नहीं मानेंगे। एवरीवन इज लेबर। जिसको भी अपने काम के बदले वेजेस मिल रहे हैं, वेजेस का हिंदी में मतलब क्या होता है? मेहनताना। जिसको भी अपने काम के बदले मेहनताना मिल रहा है वो सारा का सारा व्यक्ति लेबर में आता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। यस, अब अपन आते हैं अपने प्रोडक्शन की तरफ। प्रोडक्शन की पहले स्टेप क्या थी अपनी? लैंड। भाई जमीन से नेचुरल रिसोर्सेज तुम निकालोगे या रॉ मटेरियल निकालोगे, तो रॉ मटेरियल जब तुम जमीन से निकालोगे उसके लिए, जमीन से उस रॉ मटेरियल को निकालने के लिए, उस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने के लिए तुमको किसकी जरूरत पड़ेगी? तुमको जरूरत पड़ेगी मजदूरों की, ह्यूमन लेबर की। मिनरल्स निकालना है, पेट्रोलियम निकालना है जमीन से, किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रोडक्शन करना है किसी चीज का, आदमी की, ह्यूमन लेबर की। तुमको अकाउंटेंट भी चाहिए, तुमको इंजीनियर भी लगेगा, तुमको सारी चीजें लगेगी प्रोडक्शन के लिए। तो जो दूसरा स्टेप होता है दैट इज द लेबर, इंक्लूड्स ऑल एफर्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। इंसानों के जितने भी एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं किसी चीज को प्रोड्यूस करने में। कार बनानी थी, कार बनाने के लिए लोहा एल्यूमिनियम निकाल लिया जमीन से। एल्यूमिनियम निकाला किसने? इंसान ने निकाला, लेबर ने निकाला। उस एल्यूमिनियम से कार वार बना के जब फिनिश गुड्स बनाओगे, किसकी हेल्प से बनाओगे? इंसान बना रहा है। अब आप बोलोगे सर मशीन से भी बन जाता है, मशीन चला कौन रहा है? इंसान ही चला रहा है। ये पॉइंट याद रखिएगा। लेबर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप तो नहीं बोलूंगा मैं, बट सेकंड स्टेप होती है प्रोडक्शन के लिए। विदाउट लेबर आप कोई चीज एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाओगे ना। तुम फर्नीचर बना रहे हो, फर्नीचर के लिए पेड़ लगाए, अब पेड़ को काटने के लिए भी तो लेबर चाहिए तुमको। That's why the second most important step of production is the labor. आई बात समझ में? फिजिकल वर्क, मेंटल वर्क। लेबर दो तरीका का होता है, फिजिकल लेबर होता है, मेंटल लेबर होता है। काम के बदले तुमको जहां पैसा मिल रहा है
वो तुम्हारा लेबर ही कहलाएगा, वो तुम्हारे वेजेस सिर्फ लेबर को ही मिलते हैं, पॉइंट याद रखिएगा। तो लेबर भी दो तरीके का होता है, एक मेंटल लेबर होता है, फिजिकल लेबर होता है। यहाँ पर हम बेसिकली ह्यूमन लेबर की बात कर रहे हैं। ह्यूमन लेबर में अकाउंटेंट भी आ जाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी आ जाएगा, वो मजदूर भी आ जाएगा जो ट्रक चला रहा है, और वो मजदूर भी आ जाएगा जो कि फैक्ट्री के अंदर काम करके फिजिकली कन्वर्ट कर रहा है चीजों को। आई बात समझ में? लेबर क्लियर हो गया? एआई अभी इतनी पॉपुलर हुई नहीं है बेटा, एआई जब हो जाएगी तब ये कॉन्सेप्ट शायद चेंज हो जाए, बट अभी तो यही चल रहा है। एआई को भी ऑपरेट करने के लिए अभी तक तो कहीं ना कहीं इंसानों की जरूरत है, इसलिए तो क्या कहा जाता है एआई सब कुछ बदल देगा। वो इन कॉन्सेप्ट्स को बदलने की क्षमता रखता है एआई। हो सकता है कि जो दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना लेबर वाला, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही एआई खत्म कर दे। बिलीव मी, हाँ टीचर्स भी लेबर ही में तो है, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ऑब्वियसली। वेजेस देखो, जिसको वेजेस मिल रहा है, जिसको सैलरी मिल रही है, सब लेबर में आता है। एआई कैन चेंज एवरीथिंग। स्पोर्ट्समैन कहां से आ गए? स्पोर्ट्समैन क्या प्रोड्यूस कर रहा है बेटा? याद रखो, हम प्रोडक्शन की बात करें, कोई चीज बन रही है यहाँ पर प्रोफेशन की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, याद रखिए। क्लियर है? अगर तुम्हें तुम्हारी सर्विसेज के बदले कुछ मिल रहा है वेजेस के फॉर्म में, मेहनताने के फॉर्म में, तुम लेबर ही कहलाओगे। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है? क्रिकेट मैच खेला आपने, हर क्रिकेट मैच के बाद कुछ मेहनताना मिलता है, बीसीसीआई देती है, वो लेबर में ही आता है, वो वेजेस से मेहनताना दिया जा रहा है। याद रखिएगा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सीधी सी बात है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, लैंड लेबर। तीसरा क्या था? तीसरा क्या है? अब चिंता मत करो अनिकेत, पढ़ेंगे अभी एंटरप्रेन्योर, ये सब अभी ये तो पढ़ लो। पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ो, उसके बाद धीरे धीरे पढ़ेंगे। अवॉइड कुछ नहीं कर रहे हम लोग, धीरे धीरे सब पढ़ेंगे, पर पहले इसके ऊपर ध्यान देना है, नहीं तो ये भूल जाओगे। जो पढ़ा रहा हूं पहले वो देखो। एनिमल्स क्या, किसके पास? सौरभ, एनिमल्स क्या मतलब? एनिमल नेचर के अंदर ही तो आएंगे एनिमल्स, और किस पे आएंगे? एनिमल्स नेचर ही तो है, और क्या है? तीसरा आता है आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज द कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? देखो, कैपिटल भी तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, बिकॉज कैपिटल का काम ये होता है कि जो भी तुमने नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त किया, रॉ मटेरियल प्राप्त किया, उस रॉ मटेरियल से तुम क्या बनाना चाहते हो? फिनिश गुड्स बनाना चाहते हो। तुमने नेचर से रॉ मटेरियल निकाल लिया, एल्यूमिनियम निकाल लिया, रबर निकाल लिया, लोहा निकाल लिया, अब तुम उससे क्या बनाना चाहते हो? तुम कार बनाना चाहते हो। कैपिटल का मतलब होता है कि वो सारी चीजें, ध्यान से सुनना, कैपिटल इंक्लूड्स ऑल द मेन मेड रिसोर्सेज, वो सारे इंसान के द्वारा बनाई गई चीजें, सारे इंसान के द्वारा बनाए गए रिसोर्सेज, जिसके द्वारा किसी गुड्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है, जैसे बिल्डिंग्स, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स, स्टॉक, मटेरियल्स एक्सेट्रा। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बताऊं, ये एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के अंदर मशीन्स, टूल्स, इसके अलावा मशीन में आपकी मशीन्स, टूल्स, व्हीकल्स, इस फैक्ट्री के अंदर होगा क्या? जो लेबर है, इन सब की सहायता से, मशीन्स की सहायता से, टूल्स की सहायता से, व्हीकल्स की सहायता से रॉ मटेरियल को एक फिनिश गुड्स के अंदर तब्दील कर देंगे, एक रियल प्रोडक्ट के अंदर तब्दील कर देंगे। तो वो सारी चीजें, ध्यान से सुनो, वो सारी चीजें जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करने में हेल्प करती है ह्यूमंस की, और वो चीजें बनाई भी किसने? ह्यूमन ने बनाई है। जैसे कि ये फैक्ट्री किसने बनाई? ह्यूमन ने बनाई। मशीन्स किसने बनाई? ह्यूमन ने बनाई। आपके टूल्स किसने बनाए? औजार ह्यूमन ने बनाए। आपके व्हीकल्स किसने बनाए? ये ह्यूमन ने बनाए। तो वो सारी चीजें जो कि किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में मदद करती है, हेल्प करती है, वो सारी की सारी कैपिटल के अंदर आती है। क्लियर है? एनजीओ किसमें आएगा? एनजीओ में कुछ प्रोड्यूस हो रहा है क्या बेटा? एनजीओ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आएगा क्या? अमन, नहीं आएगा। एनजीओ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसको अपन अलग तरीके से देखेंगे, बिकॉज यहां पर हम गुड्स की बात कर रहे हैं अभी। क्लियर है? यस। अब ये बताओ, कैपिटल के अंदर मनी भी आती है क्या? कैपिटल के अंदर पैसा आता है क्या? यस और नो? कैपिटल के अंदर पैसा आता है कि नहीं आता है? कैपिटल के अंदर मनी आएगी या नहीं आएगी? जल्दी बताओ। कैपिटल का मतलब नॉर्मली हम मनी ही समझते हैं, बट कैपिटल का मतलब सिर्फ मनी नहीं होता है। कैपिटल के अंदर वो सारी चीजें आती है जो इंसान ने बनाई है, और जो चीजें जरूरी हैं किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए। याद रखिएगा, कैपिटल में मनी भी आती है, कैपिटल के अंदर मनी भी आती है। क्लियर है? बहुत ध्यान से सुनिए, कैपिटल में पैसा भी लगता है। अब जैसे एग्जांपल की बात करें, ये जो फैक्ट्री बनाई थी, इस फैक्ट्री को बनाने में क्या लगा था? पैसा लगा था। ये जो मशीन्स बनाई होगी, इसको बनाने में पैसा लगा होगा। ये जो टूल्स बनाए हैं, इनको बनाने में भी पैसा लगा होगा। तो कैपिटल के अंदर मनी भी आती है। क्लियर है? कैपिटल दो तरह की होती है, सुना होगा आपने। एक होती है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है जो आपने एक बार यूज करी, एक बार पैसा लगा दिया, ये होता है फिक्स्ड कैपिटल। जैसे एग्जांपल की बात करें, आपको फैक्ट्री खरीदनी थी, फैक्ट्री खरीदने के लिए आपने क्या करा? ये जमीन खरीद ली। ये जमीन का प्राइस था 1 करोड़ रुपया। अब ये 1 करोड़ रुपया आपने एक बार पे कर दिया और ये जमीन आपकी होगी। तो ये ऐसा पैसा जो कि केवल आपको एक बार पे करना पड़ता है, ऐसी कैपिटल जो कि केवल आपको एक बार लगानी पड़ती है, ये आपकी फिक्स्ड कैपिटल होती है। याद रखिएगा। क्लियर है? दूसरी होती है आपकी वर्किंग कैपिटल। जैसे फैक्ट्री को चलाए रखने के लिए आप सैलरी बांट रहे हो मजदूरों को, आप व्हीकल्स में पेट्रोल भरवा रहे हो, मशीन्स की रिपेयरिंग करने के लिए आप पैसा लगाते जा रहे हो। ये सारी की सारी आपकी वर्किंग कैपिटल होती है कि आपकी फैक्ट्री को चलाने के लिए, आपकी प्रोसेस को चलाने के लिए, प्रोडक्शन को बनाए रखने के लिए, मेंटेनेंस के लिए, आपके डे बाय डे के ऊपर जो पैसा खर्चा किया जा रहा है, वो आपकी वर्किंग कैपिटल होती है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि कैपिटल जो है वो सिर्फ और सिर्फ मनी के फॉर्म में नहीं होती है। जनरली मशीन्स भी होती है। आपकी मशीन भी क्या है? आपकी फिक्स कैपिटल है। देखो, मशीन एक बार आपने खरीद ली, अब ऐसा थोड़ी ना है कि मशीन किसी और की ले जाएगा, आपने खरीद ली, हो गया। टूल्स फिक्स कैपिटल है, आपने एक बार खरीद लिए तो आपके हो गए। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि कैपिटल के अंदर सिर्फ मनी भी नहीं आती है और सिर्फ मशीन्स और टूल्स भी नहीं आते, इसके अंदर दोनों चीजें आती है। ये पॉइंट याद रखिएगा। और वर्किंग कैपिटल का मतलब ये होता है कि आपके
इस प्रोडक्शन को स्मूथली चलाने के लिए डे बाय डे बेसिस पे जो आपको रोकड़ा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, वो सारा का सारा आपके वर्किंग कैपिटल के अंदर आता है ना? क्लियर है, समझ में आ गया? यस। फिक्स कैपिटल लैंड हो गया बेटा, लैंड आपकी फिक्स कैपिटल है, जमीन आपने खरीद ली आपकी होगी। मशीन फिक्स कैपिटल है, मशीन आपने खरीद ली, मशीन आपकी होगी। टूल्स आपके फिक्स कैपिटल है, टूल अगर आपने खुद के खरीद लिए तो वो आपके हो गए, ठीक है? अगर खरीद लिए तो आपके हो गए। अगर आपने फैक्ट्री रेंट से ली है तो रेंट से अगर फैक्ट्री ली है तो फैक्ट्री के अंदर आपका जो पैसा लगेगा वो वर्किंग कैपिटल लगेगा, बिकॉज रेंट के लिए आपको हर महीने पैसा देना पड़ रहा है। अगर आपका खुद का वो है तो वो आपकी फिक्स कैपिटल के अंदर आता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर है? हाँ जी, ग्रेट। अरे भाई तुम टीचिंग, एग्रीकल्चर, ये प्रोफेशंस पे क्यों जा रहे हो? अभी अपन ने इसके बारे में बात नहीं करी है। टाइप ऑफ वर्कर्स वो अपन आगे पढ़ेंगे, रेड कॉलर वर्कर, ब्लू कॉलर वर्कर, गोल्ड कॉलर वर्कर, जिनको पता है वो समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। तो अभी कंफ्यूजन सब दूर हो जाएगा कि किसान किस में आते हैं, टीचर किस में आता है, सोल्जर किस में आता है, सब पढ़ेंगे धीरे धीरे, रुको तो सही। हाँ, ब्लू कॉलर, रेड कॉलर, गोल्ड कॉलर वर्कर्स, व्हाइट कॉलर वर्कर, सुना है ना, पढ़ाया ना मैंने? हाँ, वो पढ़ेंगे पर। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो ये याद रखो, किसी भी चीज को प्रोडक्शन के लिए पहली चीज क्या है? लैंड है, दूसरा लेबर है, तीसरा आपकी क्या थी? कैपिटल। को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जिन भी मशीन्स, टूल्स, पैसे सब की जरूरत लगती है वो सारे के सारे आपके कैपिटल के अंदर आते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का क्या मतलब होता है? एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी कौन सी कैपिटल में आएगी, जल्दी मुझे बता दो। चलो पूछते हैं अपन, मैं पूछता हूं, इलेक्ट्रिसिटी फिक्स्ड कैपिटल होगी या वर्किंग कैपिटल होगी? जल्दी बताओ, आप ही लोग ही बताओ, अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फिक्स कैपिटल के अंदर आएगी या वर्किंग कैपिटल के अंदर आएगी? जो बिजली का बिल तुम अपनी फैक्ट्री में हर महीने भरोगे वो फिक्स्ड में आएगी कि वर्किंग में आएगी? अरे भाई वर्किंग में आएगी, कैसा क्वेश्चन पूछा तुमने? हर महीने भर रहे हो ना, खरीद थोड़ी ली बिजली तुमने हमेशा के लिए, वो वर्किंग में आएगी। अब मुझे बताओ, जो व्हीकल है, तुमने फैक्ट्री में काम करने के लिए कार खरीदी, तुम्हारी कार फिक्स कैपिटल के अंदर आएगी या वर्किंग कैपिटल के अंदर आएगी? जो तुमने व्हीकल खरीदा है कार, वो फिक्स्ड में आएगा कि वर्किंग में आएगा? जल्दी बताओ, कार की बात कर रहा हूं। तुमने कार खरीदी है ना, फैक्ट्री में काम करने के लिए कार खरीदी तुमने, भैया प्रोडक्शन के लिए कार, ट्रक जो भी था तुमने खरीदा, अब वो किसके अंदर आएगा? वो तुम्हारा फिक्स्ड कैपिटल हो गया या वर्किंग कैपिटल हो गया? जल्दी बताओ। कार फिक्स कैपिटल है, तुमने पैसे देके खरीद लिया, वो कार तुम्हारी है। अब मुझे बताओ, इस कार में जब तुम पेट्रोल भरवाते हो, डीजल भरवा रहे हो हर 10 दिन में, 5 दिन में, तो वो डीजल पेट्रोल का खर्चा ये फिक्स कैपिटल में आ रहा है या वर्किंग कैपिटल के अंदर आता है? याद ध्यान से सुनो, कार में जो डीजल तुम भरवा रहे हो, उस डीजल का खर्चा वर्किंग में आएगा कि फिक्स के अंदर आएगा? वाह, वो बच्चा बोला सर सोलर पैनल यूज कर लेंगे, फिक्स हो जाएगी बेटी फिर बेटा, फिर वो ऑब्वियसली, अरे डीजल वर्किंग कैपिटल में आएगा सर, फिक्स थोड़ी ना है कि एक बार डीजल भरा है बात खत्म हो गया, वर्किंग है ये। अब क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट वर्किंग का और फिक्स्ड का, है ना? अब एक और लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसमें सब क्लियर हो जाएगा। एंटरप्रेन्योर लग रहा है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हो पाएगा। मुझे बताओ, अगर फैक्ट्री तुम्हारी नहीं है, तुम अगर फैक्ट्री का रेंट देते हो, फैक्ट्री तुम्हारी नहीं है ना, तुमने नहीं खरीद पाया, इतना पैसा नहीं था तुम्हारे पास, हर महीने तुम फैक्ट्री का रेंट दे रहे हो 1 लाख रुपए, मान लेते हैं 2 लाख रुपए, हर महीने फैक्ट्री का रेंट दे रहे हो, तो जो 2 लाख रुपए तुम हर महीने देते हो, ये तुम्हारी वर्किंग कैपिटल से दोगे या तुम्हारी फिक्स कैपिटल के अंदर आएगा? बताओ तुम्हारी कौन सी पूंजी लगी? रेंट ऑब्वियसली वर्किंग में आया ना, बिल्कुल सही बात है, रेंट वर्किंग कैपिटल के अंदर आएगा, फिक्स कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं कि एक बार रेंट दिया खत्म हो गया, ये वर्किंग के अंदर। आई होप क्लियर हो गया होगा। अभी क्लियर हो गया? यस। चलो अब आज इतना ही करवा रहा हूं, बिकॉज एंटरप्रेन्योर जो